हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी हमारी, क्योंकि हमको थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। तो दोस्तों हम आज से स्टार्ट किए हैं फिर से लेक्चर। और दोस्तों मैं प्रीवियस लेक्चर आप लोग को मैं बता रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका था, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं दोस्तों आप लोग को ये बताया था कि नेक्स्ट सेशन में जो मेरी सेशन आने वाली है उसमें हम प्रैक्टिकल, इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। किसी भी कंपनीज का बैलेंस शीट खोल के देखेंगे और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो तीनों चीज़ देखेंगे और अच्छे से उसका एक समरी डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वाला लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 8 डाला था उसको आप जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है और हेल्पफुल होगा इस वीडियो के लिए भी और आने वाले वीडियो के लिए भी होगा। और अगर आप इस वीडियो ये वाला लेक्चर देख लेते हैं लेक्चर नंबर 8, तो अभी वाला जो सेशन है लेक्चर नंबर 9 वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा मतलब कि और बेटर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम जो है ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा रिलायंस इंडस्ट्री का देखेंगे अभी दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का देखेंगे। तो ये जो है हमारे पास एक पीडीएफ है, ये एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस लिमिटेड का, एनुअल रिपोर्ट है। मैंने ये रिलायंस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा एक डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूरा यहीं से मैं पढ़ाऊँगा, मतलब समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो थोड़ा सा आप ओवरलुक देख सकते हैं दोस्तों कि ये देख सकते हैं आपकी रिटेल इंडस्ट्री, यहाँ इसका पूरा सीगमेंट है ये रिटेल। पहले ये मतलब जब स्टार्ट किया है तो पूरा ओवरव्यू दिया, एक मतलब कि समरी बना के दिया, फिर इसका डिटेल अंदर में है, नीचे जाएंगे तो डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो वो सीगमेंट वाइज करके दिया है अपने से। रिटेल सीगमेंट है, डिजिटल सर्विस है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवेन्यू इस साल ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों मैंने 24-25 ईयर का डाउनलोड किया है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ये मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं रिटेल जो सीगमेंट है इसमें रिवेन्यू जनरेट किया है, मतलब ज़्यादा प्रीवियस ईयर से थोड़ा ज़्यादा 7.9% से ज़्यादा किया। इबिट्टा इंक्रीज किया। इबिट्टा मतलब क्या होता है? इबिट्टा अभी के लिए बस मैं इबिट्टा नहीं बताया आपको, लेकिन अभी के लिए आप इबिट्टा इतना समझिए कि प्रॉफिट इतना % से इसका इंक्रीज किया है। और अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो ये नंबर है करोड़ में, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसी तरह डिजिटल सर्विस का है, डिजिटल सर्विस में भी ग्रोथ अच्छा खासा है। मीडिया एंटरटेनमेंट का भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ है। ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस, तो ये एक पूरा उसका पूरा सीगमेंट में कितना वो ग्रोथ किया है उसका वो एक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं दोस्तों आपको लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंसोलिडेटेड। अब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? स्टैंड अलोन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कंपनीज तो सीगमेंट वाइज बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख मैंने आपको बताया रिटेल है, रिटेल एक अलग सीगमेंट है, डिजिटल सर्विस अलग सीगमेंट है, ठीक है। तो ये रिटेल सीगमेंट एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाएगा, फिर डिजिटल सर्विस अपना अलग बनाएगा, फिर मीडिया एंटरटेनमेंट अलग बनाएगा। फिर ये जब चारों का जितना सीगमेंट है, कोई किसी भी कंपनी का जितना भी सीगमेंट है सब को जब एक सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जब एक फुल एंड फाइनल इसी को इसी को कंसोलिडेट करके, मतलब इसी को एक ग्रुप में सबको मिला के जब बनाएगा तो सबको मिला के एक फाइनल जो बना के देगा अपना रिलायंस के लिए। ये तो अलग अलग सीगमेंट हो गया, रिलायंस के लिए फाइनल बना के देगा तो सबका डेटा रहेगा उसमें, इसी को मिला के बनाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड, सबका इकट्ठा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आइए हम उसी को देखते हैं दोस्तों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आइए दोस्तों कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पे देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक किए तो ये हमारा यहाँ पे लेके आ गया हमको, या पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये जो हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है किसी भी कंपनीज का, ये ऑडिटर रिपोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में दिया जाता है। और वहीं क्यों ऑडिटर रिपोर्ट में दिया जाता है? क्योंकि ये जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका ऑडिट होता है। और ऑडिट कौन करता है? सीए ऑडिट करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट जब सीए बना के देता है ना, तो उसके अंदर ही ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करके देता है, कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो इसीलिए कंपनी जब भी मतलब कि अपना एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में प्रेजेंट करती है दोस्तों। तो ये मैंने ब्राउज़र से ओपन किया है, तो मेरा थोड़ा जो डाउनलोडेड पीडीएफ था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। तो मैं अभी आप लोगों को वहीं पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं बस बता दिया वहाँ से कैसे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी मेरा पेज है 182, तो हम उस पर पेज 182 पे चले जाते हैं। 182 देखिए, ये है ऑडिटर्स रिपोर्ट पे आ गए हम। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इस पे हमको यहाँ पे मिलेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मेरा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात किए, देखिए ये मेरा एज ऑन जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सब चीज़ मैं इस लेक्चर में आपको जो है कि प्रॉपर लिंक करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो बस आप पेशेंस से देखिए इस वीडियो को, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था कि बैलेंस शीट जो बनता है एज ऑन डेट बनता है, एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है। तो एज ऑन 31 मार्च 2025 का डेट है, इस दिन ये बैलेंस शीट को फाइनल बना के दिया, इस दिन तक का इसमें डेटा है, 31 मार्च 2025 तक का इसमें डेटा दिया हुआ है कंपनी का। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। और मैंने क्या बताया था आपको, बैलेंस शीट जो बनती है ये मैं जो बताया था आपको बैलेंस शीट किस तरह बताया था, एक बैलेंस शीट था इसे। ठीक है, ये मैं खुद ही उसको भी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको वहाँ से लिंक भी हो जाए। मैं बताया था इस तरह से बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं आपको बैलेंस शीट बताया था। तो क्या होता है, नॉर्मली ऐसे ही बनता है। ठीक है, एक साइड इधर साइड एसेट रहता है, इधर मेरा लायबिलिटीज़ रहता है, सारे का ऐसे ही बनता है। लेकिन कंपनीज़ का क्या होता है, कंपनीज़ का क्या होता है कि कंपनीज़ को बोला गया है, कंपनीज़ एक्ट में एक कानून है, कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज़ एक्ट लगता है, कानून है। तो उसमें बोला गया कि आप जो है ये टी फॉर्म में जो है बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। जब टी फॉर्म उसको अलाउ नहीं किया गया, तो उसको क्या अलाउ किया, वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल मतलब इस तरह करके बनाएंगे। तो मतलब वर्टिकल फॉर्म में है तो पहले एसेट ऊपर लिखाएगा, फिर एसेट का पूरा डेटा लिखाया, फिर एसेट जब फाइनल बैलेंस यहाँ लिख दी, फिर यहाँ से मेरा लायबिलिटीज़, और फिर यहाँ से लायबिलिटीज़ का पूरा डेटा आएगा, फिर यहाँ पे टोटल ये मेरा बैलेंस शीट, इधर का टोटल एसेट का टोटल और इधर का लायबिलिटीज़ का टोटल मैच कर जाएगा। तो ये टी फॉर्म को नहीं, ये वर्टिकल फॉर्म को, वर्टिकल मतलब कि फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसको कंपनीज एक्ट में बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसमें डिटेल में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी डेटा आता है ना बैलेंस शीट का, तो इसमें 2 ईयर का देता है। तो क्यों दिया जाता है 2 ईयर? देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2025 है और 31 मार्च 2024 है, इसलिए दिया जाता है कंपेरिजन करने के लिए। इस एक प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है। क्यों करंट ईयर? क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2024-2025, 24-25 का डेटा है। तो ये मेरा इतना, ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ। ठीक है, देखिए एसेट में क्या होता है कि एसेट जो मैंने बताया था, ऊपर में एसेट है क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में है, ऊपर में एसेट है। अब एसेट जो है ना 2 कैटेगरी का है, एक है लॉन्ग टर्म एसेट, एक है शॉर्ट टर्म एसेट। हो सकता है ना कि लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, तो उसी को कंपनी बोलता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट जो करंट एसेट नहीं है, और एक होता है करंट एसेट। तो अब करंट एसेट क्या हो गया, सॉरी करंट एसेट क्या होगा, नॉन करंट एसेट क्या होगा? करंट एसेट वो एसेट्स होता है जिसको कि इसको, इस सारे एसेट जो ये करंट एसेट है, ये सारा एसेट ऐसा एसेट है जिसको कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर इन कैश हो सकता है। मतलब इसको बेच के चाहे तो कंपनी इन कैश कर सकती है विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया करंट एसेट, मतलब कि करंट है एकदम। ठीक है, और नॉन करंट होता है ऐसा एसेट्स, मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज, प्लांट, इक्विपमेंट जिसको वो विद इन 1 ईयर इन कैश नहीं करा सकती है। इसके लिए 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का, इसको वो बेच नहीं सकती है, लेकिन इसको वो चाहे तो बेच करके कर सकती है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ।
जैसे कि ये मैं इसको नहीं, स्टॉक, हाँ इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये आया होगा इसमें, ठीक है। तो स्टॉक है, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। तो ये स्टॉक क्या है? स्टॉक तो करंट है ना, क्योंकि इसको नेक्स्ट ईयर तो बेचेगा वो, नेक्स्ट ईयर विदिन 12 मंथ्स के अंदर इसको बेच के सल्टा देगा। तो मतलब कि वो वैसा एसेट है इसमें जिसको 12 मंथ्स के अंदर उसको बेच के इनकैश कर सकता है। और इसमें सारा वो एसेट्स है जिसमें कि 2 to 3 4 ईयर लग सकता है उसको, ठीक है। नॉन करंट एसेट में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था इसमें, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। स्पेक्ट्रम मतलब वही 4G 5G, थोड़ा जूम करता थोड़ा, इसमें 4G 5G में जैसे कि हमारा ये रिलायंस का है तो आप जान ही रहे हैं, जियो है तो उसमें करेगा ही वो। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल है, ये सारा इसका क्या है, मतलब एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। उसी तरह इधर हो गया आपका करंट एसेट्स है। तो पूरा केक तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नॉन करंट एसेट का इतना है, टोटल करंट एसेट का डेटा इतना है, और फिर टोटल एसेट मतलब इसका टोटल और इसका टोटल मिला के ये वाला टोटल है, ठीक है। तो आप समझ गए, बैलेंस शीट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर इन डेट पे बनता है, एज ऑन नहीं बनता है, एज ऑन डेट पे नहीं बनता, ईयर इन डेट पे बनता है। तो 31 मार्च ये प्रीवियस मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का है, ठीक है। तो इसमें भी वही 23, 24, 25 का डेटा कंपैरिजन करने के लिए। तो इसमें मैंने क्या बताया था, आइए जो मैं बताया था उस पर पहले चलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें बताया था एक साइड इनकम रहता है, एक साइड एक्सपेंस रहता है। तो इनकम साइड में मेरा पूरा वही सेल्स रिलेटेड जितना भी हम इनकम किसी भी रूप में हम बिजनेस में मेरा इनकम आया है, ठीक है, पैसा आया बिजनेस के रूप में, जो भी है सेल करके, इंटरेस्ट रिसीव करके, कमीशन रिसीव करके, तो ये सारा हो गया इनकम का पार्ट। और इस इनकम को लाने के लिए कुछ बिजनेस में खर्चा करना पड़ता है। सेल्स करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा हमको, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी रॉ मटेरियल, फाइनल गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। कुछ इंटरेस्ट का एक्सपेंस, एडमिन का एक्सपेंस, तो ये पूरा बिजनेस रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो इसमें आता है। तो ठीक है, वही उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने वहाँ पे टी फॉर्म में बताया। तो ये कंपनी नॉर्मली सबका अदर का जितना भी है, अदर का बिजनेस जो रहता है तो वो टी फॉर्म में बनता है, और जो कंपनीज का है वो वर्टिकल मतलब इस फॉर्म में बनता है। तो ऊपर में इनकम से रिलेटेड हो गया और नीचे हो गया एक्सपेंस से रिलेटेड का, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वही है, देखिए अब इनकम है, यहाँ पे इनकम में वैल्यू ऑफ सेल्स है, देख सकते हैं वैल्यू ऑफ सेल्स है, इनकम फ्रॉम सर्विस, सेल्स करके ये हो गया आपका पूरा, जैसे कि GST होता है ना, तो गुड्स का ये सेल हो गया, ये सर्विस से इनकम हो गया, तो गुड्स एंड सर्विस हो गया ये। और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का टोटल, ये दोनों का कंबाइंड टोटल है। उसमें कुछ GST लाया होगा, इसमें से कुछ GST भी तो रिकवर किया होगा, तो वो GST को माइनस करेगा। क्यों माइनस करेगा? क्योंकि ये GST तो उसका खुद का है नहीं, तो गवर्नमेंट का GST तो उसको वो पे करेगा, ठीक है। तो उसको इसमें से माइनस कर देगा, तो माइनस करने का फाइनल फिगर ये बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं बताया था, रिवेन्यू ऑपरेशन से मतलब डे टू डे बिजनेस में जनरेट करके आप रिवेन्यू मतलब इनकम कितना आप जनरेट किए, रिवेन्यू इतना जनरेट किया। तो अदर कुछ इनकम है, अदर कहीं से और कुछ इनकम है, तो वो इनकम हो गया, मतलब वही इंटरेस्ट कमीशन वगैरह सब रिसीव किया, तो वो सारा इसमें आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे ये नोट्स दिया हुआ है ना, नोट्स, इसमें अगर आप जाएंगे ना 26 में, तो इसका पूरा डिटेल, इसमें ये कैसे आया इसका पूरा डिटेल वहाँ दिया। उतना तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, उतना डीप में नहीं आपको बताऊँगा, ठीक है, उतना आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं है। तो जितना रिलेवेंट है उतना बस अच्छे से समझने के लिए इसलिए मैं इतना तो ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो इसको टोटल कर दिया इसने, तो यहाँ पे टोटल फिगर आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंस है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, फिर परचेस ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ड्यूटीज़ है, एक्साइज ड्यूटी पे किया है, मतलब एक्साइज ड्यूटी जिस पे GST नहीं लगता उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो वो हो गया। फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है। तो ये सारा एक्सपेंस हो गया बिजनेस से रिलेटेड जितना एक्सपेंस किया होगा, ठीक है। इधर का टोटल इनकम और इधर का टोटल एक्सपेंस से माइनस किया होगा, तो ये हो गया होगा प्रॉफिट। ये जो है 1,06,117 करोड़ में है फिगर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन करोड़ है, ये पूरा करोड़ में चल रहा है, मतलब 1,06,017 करोड़ है ये पूरा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ना,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स पे करना भी बाकी है, क्योंकि प्रॉफिट कमाया तो मतलब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अब देखिए करंट ईयर का टैक्स, डेफर्ड टैक्स, कुछ पुराना टैक्स होगा इसका, तो ये दोनों टैक्स पे करेगा इसमें से। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला कंपनीज का प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट कमाया ना, ये कंपनी से अपना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। इसका जो आगे का पार्ट है इस इतना रिलेवेंट नहीं है, अगर जहाँ पे रिलेवेंट होगा वहीं फिर से आकर के मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप समझ लीजिए कंपनी का प्रॉफिट यहाँ तक है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला पार्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद ये पूरा कंपनी इसका हो गया, मतलब इसमें पूरा किसका हक है, शेयर होल्डर्स का पूरा हक है, ठीक है। और ये प्रॉफिट कहाँ फिर शो होगा, मैंने बताया था आपको बैलेंस शीट में शो होता है। तो आप देख लीजिए ये वाला प्रॉफिट इसमें बैलेंस शीट में शो क्या होगा अपने, इन्होंने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। और सॉरी मैंने पहले लायबिलिटी साइड नहीं बताया था आपको, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको लायबिलिटीज़ को भी इधर कवर कर लेता हूँ। जैसे कि वहाँ पे मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड दोनों साइड बताया था, तो एसेट के इधर एक साइड लायबिलिटीज साइड होता है, तो लायबिलिटीज साइड में एक इक्विटी लायबिलिटीज़ होता है। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इसका इतना है, ओनर का पैसा। फिर अदर इक्विटी में प्रॉफिट और फिर जितना भी होगा तो वो अदर इक्विटी में आ जाता है, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया, टोटल इक्विटी का फंड इतना, फिर उसके बाद लायबिलिटीज़ जो कंपनीज के ऊपर में लायबिलिटीज़ है, मतलब जिसको जहाँ से पैसा को लाया है, यहाँ से पैसे को लाया है कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। तो लायबिलिटीज़ मतलब उसमें भी लायबिलिटीज़ में भी आप देख लीजिए, एक होगा नॉन करेंट लायबिलिटी से, होगा करेंट लायबिलिटी से, ऐसा वही कॉन्सेप्ट सेम है, करेंट और नॉन करेंट में कॉन्सेप्ट सेम है। क्या है कि करेंट लायबिलिटीज़ है कि इस सारे लायबिलिटीज़ को विदिन 12 मंथ्स के अंदर उसको पे करने का ऑब्लिगेशन है, ठीक है, विदिन 12 मंथ्स पे करने का ऑब्लिगेशन है। और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में जिसको कि 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए उसको पे करने का ऑब्लिगेशन, जैसे लोन बोरो किया हो सकता है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि लोन बोरो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए किया होगा, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए, तो वो इसमें कवर होगा, सेग्रीगेट कर दिया गया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा लायबिलिटीज़ का टोटल। यहाँ पे हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़, और इधर हो गया टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो इसी को दोनों को जोड़ दिया टोटल लायबिलिटीज़, और ऊपर का टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ होता है, क्योंकि इक्विटी बिजनेस के लिए इक्विटी भी, ओनर का भी पैसा बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटीज़ ही ना है, तो टोटल इसका भी टोटल करेंगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला लायबिलिटीज़ वाला पोर्शन बैलेंस शीट में बताना उस टाइम पे छूट गया था दोस्तों, तो वो भी कवर हो गया। और ये प्रॉफिट भी मैंने यहाँ से बता दिया आपको, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ से आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैं आपको अच्छे से कवर किया हूँ दोस्तों। तो आइए मैं इसी वीडियो में चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए ये भी मेरा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी ईयर इन डेट पे ही बनता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रहता है, कैश का आना जाना, मतलब सिर्फ कैश का मूवमेंट, कंपनी में कितना कैश आया इनफ्लो और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो उसी का एक प्रॉपर डिटेल रहता है कैश का पूरा। तो इसमें भी कंपेरिजन के लिए 2 साल का दिया हुआ डेटा, ठीक है, करोड़्स में आप सब चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बताया था मैंने, कोई भी कैश का मूवमेंट होगा तो वो 3 चीज़ में आकर के सेग्रीगेट हो जाएगा। क्या बताया था आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन मतलब क्या, बिजनेस का ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी कैश का आना जाना होगा वो इसमें कवर होगा। जैसे कि बिजनेस का डे टू डे क्या हो सकता है, सेल्स रिलेटेड हो गया, लॉस ऑन सेल्स, इसको ये हुआ है इसमें। और जैसे कि डिविडेंड इनकम रिसीव किया है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया है, ये सब मतलब इनकम रिसीव किया है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड। और मैं ये आपको बताया था, अगर ऑपरेशन से रिलेटेड मेरा पॉजिटिव फाइनल फिगर है, जैसे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है 1,78,703।
तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए अच्छा है, मतलब इस कंपनी के लिए अच्छा है, गुड साइन है। क्यों गुड साइन है? तो इससे हमको ये पता चलता है अच्छा कैश में, मतलब कि कैश में इतना प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी, इतना प्रॉफिट कैश में जनरेट किया है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है, और अगर कैश जनरेट किया है प्रॉफिट में तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, मतलब कंपनीज के लिए अच्छा है, ठीक है। अब उसी तरह ये दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि मैंने वही बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती है, तो जहाँ की जैसे कि बैलेंस शीट में आकर के आप देख सकते हैं एक बार और एसेट साइड में, जैसे कि ये सब जो है ना, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट स्पेक्ट्रम, ये सब जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही किया है, नॉन करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कहाँ से क्या होगा? तो इसके लिए पैसा लगा होगा, तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो वही कैश आउटफ्लो यहाँ पे दिखाया करके, ठीक है। कैश आउटफ्लो यहाँ पे दिखाया है, तो कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, स्पेक्ट्रम में, अदर इंटेंजिबल एसेट्स में एक्सपेक्टेड परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। फिर उसके बाद कुछ इनकम वहाँ से जो कुछ हो सकता है, जहाँ से इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से इनकम भी रिसीव किया होगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, तो ये इसका टोटल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि मैंने ये भी बताया था कि इसमें हमेशा ज़्यादा ही मतलब कि निगेटिव साइन रहता है। क्यों निगेटिव साइन रहता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको ज़्यादा आउटफ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटफ्लो ज़्यादा होगा, देखिए कितना आउटफ्लो हो रहा है, और उसके कंपेरिजन में इंटरेस्ट या सेल करके कुछ रिकवर करेंगे तो कितना ही रिकवर करेंगे, थोड़ा बहुत माइनर सा, तो इसलिए इसमें जो है निगेटिव साइन रहता है, ठीक है। तो निगेटिव साइन है तो कोई बात नहीं, इससे ये पता चलता है कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस साल में। तो उसी तरह अब हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने क्या बताया था कि फाइनेंस से मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे को वो प्रोक्योर किया है बिजनेस, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इस साल नहीं किया है ये अगर इस साल नया बिजनेस रहता तो वो यहाँ पे दिखा था, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर कैपिटल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसमें भी नहीं किया है। अब देख सकते हैं, अब जैसे एक ये आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरोविंग करके पैसा को रिकवर किया है, उसके बाद कुछ रीपेमेंट करेगा बोरोविंग, मतलब जो लोन को मतलब लोन लिया होगा तो उसको रीपेमेंट किया होगा, तो उसमें आउटफ्लो हुआ होगा, इसमें लाया है पैसे का तो इनफ्लो है, ठीक है। आउटफ्लो है तो इसको निगेटिव साइन करके दिखाया है, तो इस तरह करके इसमें इंटरेस्ट पेड किया है तो इसमें निगेटिव साइन दिखाया है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं पेमेंट टू डिविडेंड को पेमेंट किया है तो पैसा गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया बिजनेस चलाने के लिए उसको जो फाइनेंस जो रेस किया है, और उस फाइनेंस को रेस करके जो रिपेमेंट किया है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर किया है, तो वो उससे रिलेटेड जो कैश का आना और कैश का जाना है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो और इसमें आपको मैं ये बताया था, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका निगेटिव साइन दिखा रहा है तो हम ज़्यादा पेमेंट किए हैं, मतलब कि ज़्यादा पेमेंट किए तो ये तो अच्छा है ना। अगर पॉजिटिव दिखा था तो हमको ये पता चलता है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव रहता तो ये पता चलता, इससे ये समझते कि ये कंपनी इस साल ज़्यादा फाइनेंस प्रोक्योर किया है, ज़्यादा लोन आ गया। कंपनीज के लिए तो ये बुरा है, कहने का मतलब बर्डन है कंपनीज के लिए, अगर ज़्यादा हम पैसे को बोरो करेंगे, लोन लेंगे या कहीं से लाएंगे तो उसके लिए बुरा है। लेकिन अगर हम रीपेमेंट करेंगे तो वो तो मेरे लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए रीपेमेंट क्या कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि आउटफ्लो हुआ है, नेट में आउटफ्लो हुआ है, तो ये कंपनीज के लिए अच्छा है। और इसी का कुछ ओपनिंग का कैश बैलेंस होगा तो उसको जोड़ दिया है, ये क्लोजिंग का बैलेंस हो गया, उसके फाइनल क्लोजिंग ये हो गया, कुछ प्रॉपर ये तीनों को अगर हम वो कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे तीनों को ये हो गया आपका पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये, जो टोटल करेंगे तो ये वाला बैलेंस आएगा, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर का रहा होगा ओपनिंग कैश का बैलेंस, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो ये फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का। क्लोजिंग बैलेंस कैश का ये बताता है इस साल में अभी बैलेंस कितना है क्लोज में कैश में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ इस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आपको ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है खुद आपको समझना आ गया, किसी भी कंपनीज का आप एनुअल रिपोर्ट खोल के आप देख सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो दोस्तों। अब इसका इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, क्योंकि इससे सारा चीज़ लिंक रहता है, जितना भी रेशियो वगैरह सब रहता है इसी से लिंक रहता है, ठीक है। तो इसको बताना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समअप करता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।